तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ लेकर रिसर्च में जाना है, तो भारत में इन सपनों तक पहुंचने का एक बहुत अहम रास्ता है यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज हमारे पास ना इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे ज़रूरी, सबसे काम की बातें निकालें। चलिए थोड़ा इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो लोग एकेडमिक दुनिया में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए ये परीक्षा एक तरह का गेटवे है। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाने या फिर आप कह सकती हैं रिसर्च करने की दिशा में एक ज़रूरी पहला कदम है। अच्छा, तो ये यूजीसी नेट आखिर है क्या चीज़? मतलब कौन करवाता है इसे और क्यों? इसी के बिहाफ पर। और इसका सीधा सा मकसद है ये तय करना कि कौन उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है और किसे रिसर्च के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलनी चाहिए, या फिर कई बार दोनों के लिए ही योग्यता इसी से तय होती है। समझ गया। और ये परीक्षा देनी कब होती है? साल में एक बार या और कैसे? आजकल तो सब ऑनलाइन ही होता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। और हाँ, जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, मतलब ऑनलाइन मोड में ही होता है। अच्छा, ऑनलाइन। तो ठीक है, अब ये बताइए कि कौन दे सकता है ये परीक्षा? मतलब क्या कुछ खास पढ़ाई या उम्र की कोई शर्त होती है? जी हाँ, योग्यता जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं तो 50%। और एक अच्छी बात यह है कि जो लोग मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल ईयर वाले भी, ये बढ़िया है। और उम्र का क्या? मैंने सुना है जेआरएफ के लिए शायद कोई ऊपरी सीमा है। हाँ, जेआरएफ के लिए है, अधिकतम उम्र 30 साल है। ये उस साल के हिसाब से तय होता है जब परीक्षा हो रही है। लेकिन इसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात है, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। वही एज लिमिट नहीं? मतलब पढ़ाने का जज्बा किसी भी उम्र में काम आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये परीक्षा कितने सारे विषयों में होती होगी। ओह, बहुत सारे, कुल 83 विषय हैं इसमें। आप सोचिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल साइंस जैसे विषय भी। मतलब लगभग हर एकेडमिक फील्ड इसमें कवर हो जाता है। उम्मीदवार अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय के हिसाब से चुनते हैं। 83 विषय, वाह। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, परीक्षा का पैटर्न। मैंने सुना है इसमें 2 पेपर होते हैं। जी हाँ, 2 पेपर होते हैं। और देखिए, कमाल की बात यह है कि दोनों पेपर एक ही सिटिंग में होते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलता है और बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है, सबके लिए कॉमन। इसमें 50 सवाल होते हैं, मल्टीपल चॉइस। ये सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब पर होते हैं। और ये होता है 100 नंबर का। तो ये पहला पेपर सिर्फ जनरल नॉलेज टाइप नहीं है, बल्कि असल में ये परखता है कि आप में पढ़ाने और रिसर्च करने की बेसिक क्षमता है या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो किसी भी विषय के एक्सपर्ट के लिए जरूरी माने जाते हैं। फिर आता है पेपर 2। ये आपके चुने हुए विषय पर आधारित होता है। इसमें 100 सवाल होते हैं, वही मल्टीपल चॉइस, और ये होता है 200 नंबर का। राइट। तो कुल मिलाकर पूरी परीक्षा हो गई 300 नंबर की। 3 घंटे लगातार बैठना और 2 अलग अलग तरह के पेपर देना, ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लग रहा है। तो इसको पास करने के लिए उम्मीदवार क्या करते हैं? मतलब कोई खास रणनीति, सिलेबस वगैरह का कैसे पता चलता है? देखिए, रणनीति तो सबसे पहले सिलेबस को ठीक से समझने से ही शुरू होती है। डिटेल्ड सिलेबस यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट। फिर पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना, ये बहुत फायदेमंद होता है। और हाँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना तो है ही। मतलब पेपर 1 के लिए लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन और टीचिंग के तरीकों पर फोकस करना है, और पेपर 2 के लिए तो भाई अपने सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल करनी है। एकदम सही। पेपर 1 के लिए रीजनिंग, डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे एरियाज पर ध्यान देना होता है, जबकि पेपर 2 के लिए तो अपने विषय का, जिसे कहते हैं ना, गहन अध्ययन, वो जरूरी है। और मान लीजिए कोई ये सब मेहनत करके परीक्षा पास कर लेता है, तो फिर क्या क्या दरवाजे खुलते हैं उसके लिए?
देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप पूरे भारत में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर जेआरएफ भी क्लियर हो गया तब तो और भी अच्छा। रिसर्च करने के लिए सरकार से फेलोशिप मिलती है, मतलब स्टाइपेंड, और इससे पीएचडी में एडमिशन लेने में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा भी फायदे हैं, जैसे कई टॉप इंस्टीट्यूट्स पीएचडी एडमिशन में नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। अकादमिक अपॉइंटमेंट्स में भी इसका वजन होता है। तो संक्षेप में कहूं तो ये अकादमिक दुनिया में आगे बढ़ने के कई रास्ते खोलता है। तो ये थी यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। क्या है, क्यों है, कैसे तैयारी करें और पास करने के बाद क्या फायदे हैं। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इससे काफी साफ तस्वीर मिली होगी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ना एक बात सोचने वाली ये भी उभरती है कि इतने सारे, मतलब 83 अलग अलग विषयों को एक ही राष्ट्रीय परीक्षा के पैमाने पर जब परखा जाता है तो ये भारत में उच्च शिक्षा की जो क्वालिटी है और जो रिसर्च की दिशा है उसको आखिर किस तरह से प्रभावित करता होगा। इस तरह के मानकीकरण के अपने फायदे भी हो सकते हैं और शायद कुछ चुनौतियां भी। इस पर आगे और सोचा जा